हेलो दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करेंगे मेथडोलॉजी ऑफ ऑपरेशन रिसर्च एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। तो इसके ऊपर बात करने वाले हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मेथडोलॉजी क्या होती है। मेथडोलॉजी का मतलब होता है हमारा एक मेथड्स, एक सिस्टम्स या मेथड्स जो हम फॉलो करेंगे ऑपरेशन रिसर्च को करने के लिए। ये बहुत ही सिस्टमेटिक मेथोडोलॉजी डेवलप करी गई है ऑपरेशन रिसर्च में, ताकि हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके अंदर होते हैं हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हमें सेट करने पड़ते हैं, पॉलिसीज़ ऑल्टरनेटिव सेट करने पड़ते हैं, जिससे जाके हम एक सही सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ऑपरेशन रिसर्च इन फाइनल एनालिसिस में हम एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं, जो कि हम अप्लाई करते हैं स्टडी ऑफ ऑपरेशंस ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। हम ओआर इन फाइनल एनालिसिस में साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं, जो कि एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में होती है। फिर हम उसको अप्लाई करते हैं ऑपरेशन की स्टडी करने में बहुत सारे बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हम उसकी की पूरी ओवरऑल इम्प्लीकेशन जान सके कि अगर मैंने ये सॉल्यूशन अगर अडॉप्ट किया तो वो क्या होगा। अलग अलग ऑलरेडी कोर्सेज ऑफ एक्शन आने पड़ते हैं कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। तो उसमें से अगर ये तरीका मैं चूज़ करता हूँ तो उसका क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा, उसको हमें समझना पड़ता है मैथोलॉजी में। तो सबसे पहला स्टेप होता है मैथोलॉजी में प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम को पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं और उसको हम रिसर्च प्रॉब्लम में डाल देते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब होता है कि हम कुछ नया उसमें क्या चीज़ करें जिससे कुछ इम्प्रूव हो सके। तो वो मेजर कंपोनेंट हम प्रॉब्लम में क्या डालते हैं, सबसे पहला एक ग्रुप होता है, एक इंडिविजुअल डिसीजन मेकर होता है। एक ग्रुप होता है या तो एक इंडिविजुअल डिसीजन मेकर होता है जो कि प्रॉब्लम को फेस करता है, उसको बुलाया जाता है। और इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट में वो प्रॉब्लम लाई करती है, उस इन्वायरमेंट को समझा जाता है। हमारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव क्या है वो बनाना पड़ता है। अलग अलग कोऑर्डिनेटेड कोर्सेज ऑफ एक्शन बनाने पड़ते हैं जो कि इस ऑब्जेक्टिव को इफेक्ट डालेंगे। और कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है, क्या क्या हमें रुकावटें हैं, क्या क्या लिमिटेशंस है। कंस्ट्रेंट कहते हैं लिमिटेशंस क्या क्या है, ठीक है। कि सपोज करते हो कि आपके सामने प्रोडक्शन करनी है बट आपको पता है कि 400 यूनिट से ऊपर नहीं कर सकता मैं, दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। तो ये होता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। स्टेप 2 में हम करते हैं एनालिसिस करते हैं एंड डिफाइनिंग करते हैं प्रॉब्लम को। अब हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और डिफाइन करते हैं हम क्लियर टर्म में कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या थी। तो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद एक रिसर्चर एनालाइज करता है प्रॉब्लम को और डिफाइन करता है क्लियर टर्म्स में। एग्जाम्पल आपके सामने ये देखो, ये दे रखा है। सपोज एक मैनेजर को नोटिस करा गया कि हमारी सेल्स वॉल्यूम में गिरावट आ रही है और उसकी वजह से प्रॉफिट में भी गिरावट आ रही है। तो अब उसको ये सामने प्रॉब्लम आई है, अब उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा। तो मान लो कि ऑपरेशन रिसर्चर ने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा और उसने देखा कि प्रमोशन एक मेन जड़ है, कि हम मार्केट में प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है सेल्स गिरने की। तो उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा क्या क्या वेरिएबल्स है कि जो रिस्पॉन्सिबल है इस सेल को घटाने के लिए, किस वजह से हो सकता है। हो सकता है कि मैंने प्रमोशन में मनी अमाउंट कम स्पेंड करी हो, द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड। हो सकता है मैंने मनी कम स्पेंड करी हो सकता है कि मैंने मीडिया गलत यूज़ करा हो सकता है कि मैंने गलत टाइमिंग पे सेल करी हो। इन सभी कॉम्बिनेशन का भी कुछ हो सकता है। तो इन सभी को स्टडी करना पड़ेगा। एक अलग अलग वेरिएबल्स इसे बोलते हैं, उन सभी को स्टडी करके हम तब जाके कोई एक्चुअल में हम सॉल्यूशन तक पहुँच सकते हैं। जब हम इसको स्टडी कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, फिर हम स्टेप 3 करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे। कलेक्टिंग डाटा रिक्वायर्ड बाय द मॉडल। इसमें क्या करते हैं, हम एक मॉडल बनाते हैं। अभी हम आगे देखेंगे क्या मॉडल होता है वो। हम इसमें मॉडल बनाते हैं, उसके मॉडल के लिए ना एक डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। ये सभी का डाटा, सपोज को जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में सेल्स का डाटा हमें जो कलेक्ट करना पड़ेगा कि सेल्स कितनी गिरी है, अलग अलग चीज़ों का डाटा, कितनी अमाउंट स्पेंड हुई थी। और क्योंकि डाटा अगर इनएप्रोप्रिएट होगा तो हम सारा का सारा जो इसके ऊपर मॉडल बनाते हैं वो फेल हो जाएगा। तो हमें एक रिसर्चर को बहुत अच्छे से रिसर्च करनी पड़ती है, या तो फ्रेश रिसर्च करनी पड़ेगी, एक नया डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा एक्चुअल में,
या फिर कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पे लाई करना होगा, लेकिन डाटा सही होना ज़रूरी है, क्योंकि वो मॉडल जो आगे बनाएगा सॉल्यूशन के लिए, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने के लिए, उसके लिए मॉडल सही बन पाएगा। तो वो मॉडल बनता है स्टेप 4 में हमारा, जिसका नाम होता है, हम उसे बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडल। तो स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। OR में हम क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल तरीके से सब कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिससे प्रॉब्लम सही सॉल्व हो। हम कोई भी जजमेंट के बेसिस पे, अपनी थंब रूल के बेसिस पे हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकालते। हम एक मैथमेटिक तरीके से, क्वांटिटेटिव तरीके से प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। तो वही दी लिखी हुई है। जनरल फॉर्म होते हैं, वैसे इसके कई तरीके होते हैं। एक लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड होता है, कई सारे तरीके होते हैं मैथमेटिकल तरीके से, लेकिन जनरल फॉर्म हमारे मैथमेटिकल मॉडल में ये बन जाती है, E = f(x(i)(yi)। इसका मतलब क्या होता है, f रिप्रेजेंट करता है हमारा एक मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव सॉर्ट। जो हमने ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो E डिनोट कर रहा है, ठीक है, कि उसका इफेक्टिवनेस कितनी है आपकी ऑब्जेक्टिव को मेज़र करने की। और ये f रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आपका फंक्शन रिप्रेजेंट करता है ये, कि आपका कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स के बीच में क्या फंक्शन है। हम दो वेरिएबल्स इसमें लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी सेल्स जो गिर रही है, आपने दो वेरिएबल देखे, कि हो सकता है कि एक मैंने देखा कि ये 30 यूनिट्स की मैं सेल कर रहा था, और एक मैं कर रहा था 40 यूनिट्स की। इसकी वजह से मेरी सेल एक्चुअली में मैंने इतनी करी और ये सेल इतनी हो पाई। तो 30 यूनिट्स का मैंने देखा कि कंट्रोलेबल वेरिएबल से, 40 यूनिट्स के अनकंट्रोलेबल है। ध्यान रखना, ये सारे न्यूमेरिकल फॉर्म में आएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगी। तो न्यूमेरिकल फॉर्म में आपने देखा कि ये दो वेरिएबल है, इसकी वजह से मेरी सेल गिरी थी। तो यहाँ से आप देखोगे कि उसके इफेक्टिवनेस कितना है, ऑब्जेक्टिव जो मुझे अचीव करना है, इन दोनों की वजह से ही हो रहा है क्या। तो वहाँ से आप उसको मॉडल बिल्डअप करके सॉल्यूशन की तरफ पहुँचते हो। इसको हम डिटेल में ना ज़्यादा अच्छे समझेंगे जब हम ना एक्चुअल में इसका प्रैक्टिकल, जब हम आगे इसके टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये इसमें हम एक मॉडल बिल्डअप करते हैं मैथमेटिकल तरीके से, ताकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकें। लेकिन ये एक्चुअल में ढंग से हमें समझ में आएगा जब हम इसके आगे पढ़ेंगे टूल्स टेक्निक्स में। तो ये मॉडल बिल्डअप करने के बाद स्टेप 5 आता है, जिसमें हम सॉल्यूशन ड्राइव करते हैं उस मॉडल से, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ताकि सॉल्यूशन निकल सके। तो इसमें सॉल्यूशन ड्राइव करते हैं और एक डिसीजन वेरिएबल को देखते हैं, ठीक है, कि वैल्यू क्या होगी डिसीजन वेरिएबल की, ताकि हम ऑप्टिमाइज हो सके गिवन फंक्शन के अंदर। जो हमारा फंक्शन हमने ऊपर देखा था, उसमें एक ऐसा कौन सा वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल लेना पड़ेगा कि उसकी वजह से ऑप्टिमाइज हो जाए, सही ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। तो उसके बाद साथ में, इन एडिशन टू सॉल्यूशन, इट इज़ ऑल्सो समटाइम एसेंशियल टू परफॉर्म सेंसिटिविटी एनालिसिस। साथ में सेंसिटिविटी एनालिसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे हम ये देख सके कि बाहर के इन्वायरमेंट में जो चेंज होता है, उसकी वजह से मॉडल में कितना चेंज होगा। कि अगर जो हमने सेट ऑफ पैरामीटर के वजह से, एक सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन की वजह से एक मॉडल बिल्डअप किया है, एजम्पशन होती है, उसके बेस में मॉडल बिल्डअप होता है। तो अगर वो चेंज हो गई तो उसके हिसाब से हमें क्या चेंज करना होगा मॉडल में। कि अगर मैंने ये मॉडल बनाया कि हम ना ऐसा करेंगे, इतनी अमाउंट स्पेंड करेंगे तो इतना सेल बढ़ जाएगी, लेकिन एक्चुअल में अगर इतना ना हुआ तो भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। स्टेप 6 होता है हमारा, टेस्टिंग करनी पड़ती है मॉडल की। जो मैंने मॉडल बनाया उसको टेस्ट करना पड़ेगा रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में, जिससे मैं देख सकूं कि एक्चुअल में मेरा मॉडल सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या मेरी सच में सेल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। मैं सेल का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। उसके बाद वही चीज़ लिखी हुई है कि सिमिलरली इंक्लूजन ऑफ सम इनएप्रोप्रिएट वेरिएबल इन द मॉडल एंड एक्सक्लूजन ऑफ सम एप्रोप्रिएट वेरिएबल। उसको भी हमें एक्सक्लूजन कभी कभार करना पड़ता है टेस्ट करने के लिए, कि हमें कुछ इनएप्रोप्रिएट वेरिएबल डाल के देख लेते हैं, और सही वेरिएबल जो मैंने अंदर रखे थे मॉडल के वो निकाल के देख लेते हैं, जिससे मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकूं। कि हो सकता है कि मैंने जो वेरिएबल जिससे टेस्ट कर रहा हूँ मॉडल को, क्या पता वही गलत हो, तो ऐसे अदल बदल करनी पड़ सकती है। स्टेप 7 होता है एस्टेब्लिशिंग कंट्रोल ओवर द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन हमने एक्चुअली में निकाला, लेकिन उसमें कंट्रोल सिस्टम भी अडॉप्ट करना पड़ता है। तो कॉम्प्लेक्स मॉडल में स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए आपको डिसीजन ट्रीज आपको बनाना पड़ता है, विच कुड बी यूज्ड प्रोसीजर टू मेक केयर ऑफ रिपीटेटिव सॉल्यूशन विदाउट हैविंग टू बिल्ड अ मॉडल एवर टाइम। मतलब अगर आपने एक बार सॉल्यूशन निकाल दिया वेब मॉडल बना के, तो आपको दोबारा बार बार उस मॉडल को बिल्डअप ना करना पड़े। तो एक ऐसा आपने मॉडल बनाना पड़ता है, और इसकी वजह एक ऐसा प्रोसीजर बनाना पड़ता है
जिससे आप उसको कंशियसली चेक कर सको, कंट्रोल कर सको और आपको बार बार वो मॉडल बनाना ना पड़े। तो वही लिखा हुआ है, कॉन्शियस कंट्रोल प्रोसीजर आपको एस्टेब्लिश करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप जो भी चेंजेस हो गए पैरामीटर जिसकी वजह से मैंने मॉडल बनाया है, उसमें आप एकदम से मॉडल के अंदर स्पेसिफिक एक्शन ले सको, जिससे दोबारा मॉडल बनाना ना पड़े। एंड स्टेप 8, लास्ट में हमने कंट्रोल सिस्टम बना लिया सोल्यूशन के ऊपर, अब हम उसको सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब आपको कोई डर नहीं है कि अब कोई चेंज भी होगा इन्वायरमेंट में, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप देख सकते हो कि बेनिफिट्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। और साथ में इम्प्लीमेंट के साथ साथ उसको मॉनिटर रेगुलर करना पड़ेगा इन्वायरमेंट को, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट के हिसाब से मैंने सॉल्यूशन वो जो मॉडल बनाया है उसी हिसाब से उसको बार बार रेगुलेट अब मॉनिटर करना पड़ेगा, ताकि मैं बार बार उसमें मॉडल में चेंज कर सकूँ। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। अब ऑपरेशन रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ज़रूरी है? ऑपरेशन रिसर्च बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें अंडर अनसर्टिनिटी में, इसलिए ऑपरेशन रिसर्च करी जाती है। सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंस यही है, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज अगर हम ऐसे ही डिसीजन लेंगे विदाउट साइंटिफिक तरीके से, तो हमारा डिसीजन सही नहीं हो सकता, क्योंकि वो गलत भी हो सकता है अलग अलग इन्वायरमेंट में। जब हम साइंटिफिक तरीके से डिसीजन लेते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमारा हर एक जगह पे डिसीजन अप्लाई हो सकता है। तो इसमें हम टेक्निक्स को ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा, जिसकी वजह से हम ऐसे फॉर्मूलेस बनाते हैं जिसकी वजह से हम ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल पाते हैं। बेटर कंट्रोल है ये, इसमें बेटर कंट्रोल हो पाता है। ओवर टेक्निक्स को में मैनेजर्स को एक ऐसे टूल्स मिल जाता है जिसकी वजह से वो बेटर डायरेक्शन एंड कंट्रोल कर सकते हैं सबऑर्डिनेट्स पे, क्योंकि उसमें हम एक ऐसा टूल्स बना सकते हैं जिसपे हम बाकी लोगों पे कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। A manager can use OVR methods to set up performance standards. परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स बना सकता है ओवर की वजह से, जिसकी वजह से वो मेज़र कर सकता है कि परफॉर्मेंस सही हो रही कि नहीं हो रही। तो ओवर कहीं भी यूज़ हो सकता है, अगर परफॉर्मेंस के लिए यूज़ हो रहा है तो कंट्रोल प्रोसीजर उसके लिए आसान हो जाएगा एम्प्लॉयज़ पे कंट्रोल करना मैनेजर्स के लिए। इसकी वजह से हायर प्रोडक्टिविटी आती है, बिकॉज जब आप ओवर को यूज़ करते हैं तो कई सारे इसमें बिजनेस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकल जाता है। आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हो, आप इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करके आप मैन पावर को मैनेजमेंट कर सकते हो, उसके लिए ओवर सिस्टम बना सकते हो। ओवर की वजह से आप हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ला सकते हो। आप अपने मार्केटिंग के लिए ओवर कर सकते हो, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि कैसा मॉडल बनाऊँ जिसकी वजह से मैं कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट ला पाऊँ। तो ओवर कहीं भी यूज़ हो सकता है। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी ऑपरेशंस में, आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी करनी है, तो वहाँ पर ओवर यूज़ करो, आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। बेटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, इसकी वजह से आप बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, तो वो कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को जैसे कि आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है सारे के सारे डिपार्टमेंट को अपने प्रोडक्शन सुपरवाइजर के साथ, कि प्रोडक्शन कितनी हो रही है उसके हिसाब से आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो ये ओवर की वजह से हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं, इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन आसान हो सके। इफ़ेक्टिव सिस्टम्स, ओवर में हम बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं अलग अलग प्रॉब्लम को डिसीजन मेकिंग के लिए, सच एज गुड साइट फॉर प्लांट, कि प्लांट की अच्छी साइट क्या होगी, ठीक है, कहाँ पर मुझे सेटअप करना है अपनी फैक्ट्री को। ऐसे कई सारे डिसीजन से हम बहुत अच्छे से एक सिस्टम बिल्डअप कर सकते हैं। सिस्टम में क्या होता है कि अलग अलग सब सिस्टम होते हैं, जो कि एक अगर सब सिस्टम खराब हुआ तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। जैसे आपकी बॉडी में एक पार्ट खराब हुआ तो पूरा का पूरा हो सकता है कि बॉडी में पूरा इफेक्ट आ जाए। ऐसे ही ओवर में ऐसे ही हम ध्यान रखना पड़ता है कि आपको सही डिसीजन मेकिंग करे, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम अच्छे से परफॉर्म कर पाए, हमारा मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो पाए, मिनिमाइज लॉसेस हो पाए। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, जिसकी वजह से क्वान्टिटेटिव डाटा हम की वजह से हम देख सकते हैं कि ये हुआ तो क्या हुआ, कि हमारा पास्ट में ये परफॉर्मेंस थी तो फ्यूचर में इतनी हो गई। तो ओवर में क्वान्टिटेटिव डाटा की वजह से हम ये मैक्सिमाइज प्रॉफिट मिनिमाइज लॉस कर सकते हैं। ये हमने देखा कि इंपॉर्टेंस क्या है, पूरी की पूरी डिसीजन मेकिंग में काम आता है, कंट्रोल प्रोडक्टिविटी काम आती है, सिस्टम बढ़ा सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन इसकी सबसे बड़ी ये है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन करनी पड़ती है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपटीशन, काफ़ी कंपटीशन करनी पड़ती है आपको, डिफरेंट फैक्टर्स को देखना पड़ता है ताकि ऑप्टिमम सोल्यूशन तक पहुंच सके। बिकॉज जब आप मैथमेटिकल मॉडल बनाते हो तो वहाँ पर ऑब्वियसली बात है कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होती है, एकदम से किसी चीज़ों को नहीं पहुँचा जाता, आपको बहुत कंपटीशन करनी पड़ती है, कई सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलेस अपना के तब जाके आप सॉल्यूशन तक पहुँचते हो, तो काफ़ी टाइम टेकिंग है।
नॉन क्वांटिफाइबल फैक्टर्स को हम इग्नोर कर देते हैं। मतलब जो क्वांटिटेटिव डाटा है वो तो लेके खाली, लेकिन जो क्वालिटी है, क्वालिटेटिव डाटा वो लेते नहीं है। जैसे कि ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़, वो हम कहाँ ले रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। ऐसे कई सारे क्वालिटेटिव डाटा होते हैं जो कि हम इग्नोर कर देते हैं ओआर के अंदर। डिस्टेंस बिटवीन यूज़र एंड एनालिस्ट, क्या होता है कि ओआर में हम एक एक ना क्या होता है कि हम बहुत सारे स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, क्योंकि एक बंदा सिर्फ इतने सारे ओआर की स्टडी नहीं कर सकता। हम बहुत सारे स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है, साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है उनकी, जिससे हम एक ऑप्टिमल सोल्यूशन तक पहुँच सकें। तो लेकिन कभी कभार उसको ना बिजनेस प्रॉब्लम की अवेयरनेस नहीं होती, वो अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग डिसीजन देगा। वो ये नहीं देगा कि हमारी बिजनेस की प्रॉब्लम क्या है, जिसकी वजह से हम एक ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं दे सकते ओवर की वजह से। ऐसे ही हमारा बहुत ज़्यादा टाइम एंड मनी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। सबसे पहले तो हमें बहुत सारे लोगों को बुलाना पड़ता है, अलग अलग डिसिप्लिन्स, अलग अलग लोग फील्ड्स के, और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक साइंटिफिक एप्लीकेशन है, क्योंकि ये साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा लगेगा, क्योंकि लोगों को बुलाना पड़ता है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें हमें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशन एंड बिहेवियर को भी स्टडी करना पड़ता है। हम सीधा इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ओआर के सॉल्यूशन को, क्योंकि हमने अगर ये नहीं देखेंगे कि ओआर के सॉल्यूशन की वजह से ह्यूमन रिलेशन पे क्या असर डलेगा, उनके बिहेवियर पे क्या असर डलेगा, हम अगर वो नहीं देखेंगे ना, तो वो उसका इम्प्लीमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है ओआर को। तो ओआर में इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपको बहुत सोच समझ के इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। डिफ़िकल्ट टू बैलेंस द रिक्वायरमेंट, आपको बहुत दिक्कत आ जाती है इसके अंदर, कि कभी कभार क्या होता है कि हम ओवर में बहुत सारे सोल्यूशन तो निकाल सकते हैं, हम एक सोल्यूशन निकाल दिया, बट उसको रियलिटी में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, रियलिटी में क्या चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट में डिफरेंट हो जाता है। तो हमने एक रिक्वायरमेंट को बैलेंस नहीं कर पाते हैं कि जो एक्चुअल में रियलिटी में रिक्वायरमेंट है वो ओवर हमें पूरी तरीके से नहीं दे पाता है, क्योंकि ओवर में हम एजम्पशन के बेस पे एक बना लेते हैं मॉडल, वहाँ से सोल्यूशन निकालते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो रियलिटी में भी काम आए। तो ये रिक्वायरमेंट जो हमें चाहिए वो ओवर की वजह से कभी कभार फुलफिल नहीं हो पाती है। और पुअर और इनएक्यूरेट डाटा, अगर डाटा पुअर होता है, इनएक्यूरेट होता है, जो कि हमने पॉइंट डिस्कस भी करा था कलेक्शन ऑफ डाटा में, तो उसकी वजह से ओवर फेल हो जाता है, हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। लैक ऑफ सूटेबल सॉल्यूशन टेक्निक्स, अगर हमने सही टेक्निक यूज़ नहीं करी ओवर में, तो वहाँ पर भी हम सॉल्यूशन सही नहीं दे पाते। बहुत सारे टेक्निक्स होती है ओवर के अंदर, जिसकी वजह से हम उसको यूज़ करके ना एक सॉल्यूशन ड्राइव करते हैं, जो कि हम आगे बढ़ेंगे। तो उसकी वजह से कभी कभार अगर हमारी सूटेबल सॉल्यूशन टेक्निक नहीं है, तो वहाँ पर भी हमारा दिक्कत हो जाती है, और वहाँ पर हमारी नहीं ओवर की वजह से सोल्यूशन निकाल पाते। कन्फ्लिक्ट हो जाता है कभी कभार, जो ओवर कर रहा है, ओवर एनालिस्ट है एंड मैनेजर का जो ओपिनियन है, अगर वो उनके बीच में डिफरेंस है, तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से ओवर फेल हो जाता है। ओवर में यहाँ पर नहीं सही तरीके से वो रिसर्च नहीं कर पाता है, वो कुछ और चाहता है अगर, और आप मैनेजर कुछ और चाहते हैं, तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। नॉट अ सुटेबल सब्सटीट्यूट फॉर मैनेजमेंट में कभी कभार ओआर पूरा सब्सटीट्यूट नहीं है, क्योंकि ओआर के टेक्निक्स और टूल्स जो होते हैं वो सिर्फ आपको एक मॉडल बना के दे देंगे, बता देंगे कि देखो ये अगर ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है, ये अगर आपने करा तो ऐसा होगा, और उसमें से सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है। बट अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट करना पड़ता है टॉप अथॉरिटी को, मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट अल्टीमेटली खुद से फाइनल डिसीजन लेते हैं, फाइनल डिसीजन तो मैनेजमेंट ही लेती है। तो अल्टीमेटली ओवर का कोई फ़ायदा नहीं है। ओवर एक्चुअली में सिर्फ आपको एक दे देगा, रास्ता दिखा देगा कि ऐसा करना चाहिए, बट फाइनल डिसीजन तो मैनेजमेंट लेती है। तो इसकी वजह से ओवर वहाँ पर उसकी ओवर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओवर सिर्फ एक आपको टूल्स एंड टेक्निक्स ही देता है कि एक डिसीजन मेकिंग के लिए, बाकी ओवर का ज़्यादा रोल नहीं होता। ये आपको कह रहा है। सब ऑप्टिमाइजेशन क्या मतलब क्या होता है? सब ऑप्टिमाइजेशन का मतलब जब आपको एक होल बिजनेस को एक नैरो एस्पेक्ट में देखना पड़ता है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में देखना पड़ता है कि इसका इफेक्ट छोटे से जगह पे कहाँ होगा, दैट इज कॉल्ड सब ऑप्टिमाइजेशन। तो यही चीज़ कह रहा है, क्योंकि ओवर जो है ना वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता,
हम एक छोटी छोटी पार्ट्स ऑफ बिजनेस का करते हैं, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है सेल्स की, तो वहाँ पर OR यूज़ करेंगे। हम ये भूल जाएंगे कि इसका पूरा बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भूल जाएंगे। हम एक छोटी सी सब यूनिट का सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस के बेस पे हम करते हैं OR, जिसकी वजह से हमारा पूरे बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा हम उसके बारे में नहीं सोचते। तो वो कह रही है नॉट रियलिस्टिक, ये रियलिस्टिक नहीं है। इसमें बेसिक एजम्पशन के बेस पे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉडल्स होते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि आपका रियल वर्ल्ड में भी वो काम आए, रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में वो ज़रूरी नहीं काम आए। तो इसके रियलिटी से अलग हो जाता है ओवर, रियल लाइफ सिचुएशन को नहीं देख पाता। ये सिर्फ एक मैथमेटिकल टूल है जिसकी वजह से हम ओवर में, ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है। तो ओवर में बेसिकली ज़्यादातर लिमिटेशन किसके लिए है, जिसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वैसे ओवर की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर ये टाइम, मनी, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, ये सब हम सुलझा सकते हैं। वैसे ओवर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओवर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ज़रूरी है, जैसे कि डिफेंस में, सिस्टम में, एयरलाइंस में, ये सब जरूरी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ओवर। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, ओवर की मेथोडोलॉजी, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए एंड आप इसकी पहली वीडियो का दे सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो, तो बाय बाय, थैंक यू।